हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आज हम बात करेंगे कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। देखिए, कंक्लूसिव प्रूफ जो होते हैं वो उन सेक्शंस को कहा जाता है, कंक्लूसिव प्रूफ उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके ऊपर आप एक अलग से अपनी प्रूविंग नहीं दे सकते। यानी कि कहने का मतलब कि जो ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको आपको अलग फर्दर एविडेंस से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात कि उसको कोई दूसरा पार्टी रिबट नहीं कर सकती, उनको हम क्या बोलते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेक्शन 112 की। इसके ऊपर अगर आप बेरट लेकर बैठे हैं अभी, तो एक बार आप बेरट पढ़ लीजिएगा। बेरट के अंदर एक आपको शॉर्ट में बता देता हूँ बेरट क्या कहता है। बेरट ये कहता है कि अगर कोई बच्चा मैरिज के बाद अगर बर्थ लेता है तो वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा उसके फादर का। तो लेकिन इसको सेक्शन को कंक्लूसिव प्रूफ बनाने का रीज़न क्या रहा? देखिए, यहाँ कंक्लूसिव प्रूफ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो एक बच्चा होता है उसके लेजिटिमेसी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ जाते हैं। तो उसके लिए सेक्शन 112 है। वो हमें क्या बताता है कि जब भी एक बच्चे का जन्म होता है एक लीगल वेडलॉक के बाद, प्रॉपर वेडलॉक के बाद, तो उसको हम लेजिटिमेट बता देते हैं। और इसमें एक बात और लिखी गई है कि अगर कोई डाइवोर्स हुआ है तो उसके बाद अगर 280 डेज़ हैं, कितने 280 डेज़, और उस 280 डेज़ के अंदर उस लेडीज़ ने रीमैरिज ना करी हो, तो वो 280 डेज़ के अंदर अगर कोई बच्चे का बर्थ होता है तो वो उसके पहले वाले जो जिससे डिवोर्स हुआ है उसी का वो बच्चा कंसिडर किया जाता है। ये तो हुई एक सिंपल सी बात। इसके अंदर अब आती हैं टेक्निकल चीज़ें। टेक्निकल चीज़ें क्या? पहली बात कि अगर बच्चा शादी होने के 1 महीने बाद हुआ तो क्या वो लेजिटिमेट होगा? बिल्कुल होगा। ये सेक्शन इस बारे में इस क्लियर करता है कि जहाँ एक बच्चा वेडलॉक के बाद बॉर्न होता है, तो वेडलॉक के बाद मतलब बेशक वो शादी के अगले दिन जन्म ले गया, यानी कि मान लीजिए आज शादी हुई है, आज 1 तारीख है और 3 तारीख को बच्चा जन्म ले गया, तो वो 3 तारीख को जो बच्चा जन्म लेगा वो एक वैलिड है, वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये आते हैं कि लेजिटिमेसी का सारा पॉइंट, इस पे लेजिटिमेसी का, इसके ऊपर मेरे पास एक केस है, केस लिख लीजिएगा। बहुत सारे केसेस हैं आज मेरे पास, बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ केसेस हैं, आपको सभी के सभी नोट करने हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे के सारे केस एक एक अलग पॉइंट पर बात करते हैं, एक एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करते हैं, और वो हर एक टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको कोर्ट के अंदर प्रूविंग करनी पड़ती है। तो चलिए, सबसे पहला मैं आपको लेजिटिमेसी की चाइल्ड के ऊपर बता रहा था। सेक्शन है बोला सुब्रमण्यम वर्सेस सूरतायन। बोला सुब्रमण्यम वर्सेस सूरतायन 1952 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर यही हेल्ड हुआ था कि जो बच्चा है वो एक लेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा अगर वो एक वेडलॉक के अंदर पैदा हुआ है। उसके बाद मेरे पास एक और केस है, उमरा वर्सेस मोहम्मद हयात का, प्रीवी काउंसिल का ये केस है 1907 का। इसके अंदर ये बताया था कि जो मैंने आपको एक बात बताई ना कि जो हाउ सून अ बर्थ अकर्स, यानी कि आफ्टर अ वेडलॉक, जैसे मैंने बताया कि दूसरे दिन बच्चे का जन्म हो गया, तो यहाँ पर ये बताया है कि ये एक इमैटेरियल है कि आप ये देखें कि शादी के कितने दिन बाद बच्चा पैदा हुआ है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि शादी के बाद बच्चा हुआ है, बस। अगर वो एक वेडलॉक के बाद हुआ है बच्चा तो वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट बताया गया है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड का एक्सेस नहीं था, यानी कि हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं था, उसका एक एक्सेस नहीं था अपनी वाइफ के साथ, तो वहाँ पर वो एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो भी एक प्रूविंग है। वहाँ पर क्या होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हस्बैंड का एक्सेस था या नहीं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक्सेस के अंदर ये बात ज़रूरी है कि एक्सेस कंटिन्यूएशन का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हस्बैंड 4 दिन घर है 2 दिन बाहर है, तो वो ये ना कहे कि हम 2 दिन तो बाहर रहता था तो मेरा एक्सेस नहीं था।
वो चीज़ की कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं होगी, एक कंटिन्यूएशन की एक्सेस ना हो, वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद एक मेरे पास केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो लिखिएगा रंगानाथ परमेश्वर वर्सेस E.G. कुलकर्णी 1996 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये सबसे पहले हाई कोर्ट में चला। इसके अंदर क्या हुआ कि जो मैरिज का फैक्टम था वो प्रूव नहीं हुआ। क्या था कि सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज जो थी वो प्रूव नहीं हो पाई इसके अंदर, तो हाई कोर्ट ने इसमें कंसिडर कर लिया कि वो बच्चा लेजिटिमेट नहीं है, उसका हस्बैंड का नहीं है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बात गई है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर ये प्रिजम्पशन लेती है कि जहाँ पर एक वैलिड मैरिज है, जहाँ पर एक प्रिजम्पशन है, तो वहाँ पर उस प्रिजम्पशन के अंदर हम ये मान लेंगे कि जहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं, एक साथ वो अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत ही लॉन्गर पीरियड से साथ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर ये कहती है कि हम उसको प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो एक मैरिड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम ये भी प्रिजम्पशन लेकर चलेंगे कि हो सकता है उन्होंने सोसाइटी को इन्वॉल्व कर मैरिज ना करी हो, एक खुद से जाकर अपने आप से ही मंदिर में मैरिज कर ली हो, तो वहाँ से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो यहाँ पर इस बात के ऊपर बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मान लीजिए अगर कोई वुमेन मैरिज से पहले प्रेग्नेंट है तो उस केस में क्या करेंगे हम। मेरे पास एक केस है पीवी साबू वर्सेस मानिया कुट्टी, पीवी साबू वर्सेस मानिया कुट्टी। ये केस है, इसके अंदर ये हुआ कि जहाँ पर एक वुमेन मैरिज से पहले प्रेग्नेंट थी और हस्बैंड का वहाँ पर एक्सेस नहीं था, तो वो एक फ्रॉड माना गया है मैरिज के अंदर। ये केस है मेरे पास पीवी साबू वर्सेस मानिया कुट्टी का, इसके अंदर ये हमें क्लियर करा गया है। अगला एक और केस है मेरे पास नरेंद्र नाथ बहारी वर्सेस राम गोविंद बहारी प्रीवी काउंसिल का है 1901 का। इस केस के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, हस्बैंड कहता है कि मेरा एक्सेस था लेकिन मैं एक बीमार आदमी था, तो कोर्ट वहाँ पर ये कहती है कि इलनेस कैन नॉट बी टेकन, इलनेस को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे कि आप इल थे तो आपका एक्सेस नहीं था, तो सुप्रीम प्रीवी काउंसिल ने इस चीज़ को कंसिडर नहीं करा। देखिए आपको लगेगा कि ये प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है तो ये बहुत पुराना है, ये आज के टाइम पे कंसिडर नहीं होगा। जैसे जैसे लेकिन आप मेरी वीडियोस को एंड तक देखते जाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी बहुत अच्छे से कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीज़ों को कंसिडर किया है, आज तक ये चीज़ें कंसिडर होती हैं। और वहाँ की आप ये मान के चलिएगा जो प्रीवी काउंसिल की जजमेंट है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि कितने डिटेलिंग में एक एक बातें वो लिखवाया करते थे, और जो उनकी लैंग्वेज थी वो आज के टाइम पर भी आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वो वर्डिंग है बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल यूज़ करते थे। अब हमारे पास बात आती है कि डीएनए के ऊपर। डीएनए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर जाता है। मान लीजिए एक कई बार केस होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं ऐसे, जहाँ पर हस्बैंड चैलेंज करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा चाइल्ड नहीं है। वहाँ पर वो क्या डिमांड करता है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। जहाँ पर डीएनए टेस्ट होता है तो एक सिंपल से प्रिजम्पशन है कि डीएनए जो है वो 2 पर्सन्स का सेम नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ 2 पर्सन्स का सेम नहीं हो सकता वहाँ पर कोर्ट ये भी कहती है कि एक डीएनए जो है वो एक हमारे पास सिर्फ एक रेफरेंस है, उसको हम कंक्लूसिवली एक चीज़ मानकर नहीं चल सकते कि हाँ डीएनए के ऊपर हम कंप्लीटली रिलाई करें। तो इसके ऊपर मेरे पास एक केस है, लैंडमार्क जजमेंट है डीएनए के ऊपर, वो है गौतम कुंडू वेस्ट बंगाल 1993 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डीएनए है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि डीएनए एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है और डीएनए जो है एक मेयर एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये इतनी बड़ी बात कही और ये लैंडमार्क जजमेंट बनती है 1993 की। इसके अंदर एक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो ब्लड टेस्ट जो है वो मैटर ऑफ ए रूटीन की तरह ऑर्डर नहीं कर सकते, यानी कि एक नॉर्मल रूटीन में आप यही कह सकते हैं कि इनका ब्लड टेस्ट करो। और यहाँ पर एक और बात करी गई है कि जहाँ पर भी एक एप्लीकेशन ऐसी बनाई गई है,
ठीक है, और वहाँ पर ऑर्डर किया है रूटीन इंक्वायरी का, तो उसके अंदर ब्लड टेस्ट जो है वो एंटर आप नहीं करवा सकते। और वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट एक और बात कहती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रीमा फेसाई आपके पास प्रूफ होना चाहिए। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही आप वो ब्लड टेस्ट जो है वो ऑर्डर करेंगे। एज अ मैटर ऑफ रूटीन वो चीज़ आप नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि आप किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो अपना ब्लड टेस्ट करवाए। अब इसके बाद मेरे पास एक अगला केस है हमारी ही हाई कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा का। वो है कुलदीप सिंह वर्सेस जोगिंदर कौर। कुलदीप सिंह वर्सेस जोगिंदर कौर 2007 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। उन्होंने ये कहा था कि डीएनए की जो डायरेक्शन है वो मैकेनिकली ग्रांट नहीं करी जा सकती, और जो डीएनए का ऑर्डर है और जो डीएनए की प्रेयर है उसे बहुत ही केयर के साथ लेना है। इट हैज़ टू बी टेकन विद अ ग्रेट केयर। यहाँ पर ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी इस बारे में क्लियर करती है। और यहाँ पर गौतम कुंडू का एक रिएक्शन था हाई कोर्ट का, ये था कि एक गौतम कुंडू के केस पे, जो ये गौतम कुंडू का था, गौतम कुंडू का हाई कोर्ट का केस था, उसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट रिएक्ट करती है 1995 में। वो है सदाशिव मलिका अर्जुन खेरदकार वर्सेस नंदिनी सदाशिव खेदरकार। ये कहती है हाई कोर्ट कि डीएनए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, हम क्यों ना इसे करवाएं, हम इसके ऊपर रिलाई करेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा। फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट भी इसे कंसिडर करती है। फिर ये बात आती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है शारदा वर्सेस धर्मपाल का। उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर एक डीएनए टेस्ट करते हैं ये हमारा वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कंसिडर किया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लेकिन ये कहती है कि यहाँ पर अगर एक पर्सन रिफ्यूज़ करता है डीएनए टेस्ट लेने से तो वो एक उसके अगेंस्ट में प्रिजम्पशन भी कंसिडर हो जाएगी। उसके बाद और भी बहुत सारे केस हैं, जैसे कि नंदलाल वासुदेव बदवैक वर्सेस लता नंदलाल बदवैक का है। ये 2 जजेस का बेंच है, 2 जजेस बेंच का एक केस है, जस्टिस कहर ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट बनती है, जहाँ पर एक हस्बैंड ने पिटीशन फाइल करी डीएनए टेस्ट के लिए। जॉइंट पिटीशन थी हस्बैंड एंड वाइफ की। इसमें क्या हुआ, इसमें यह पाया गया कि जो डीएनए था वो हस्बैंड का नहीं था, तो वहाँ पर वाइफ ने उसको डिसएग्री करा और उन्होंने सेकंड टेस्ट करवाया। वाइफ ने सेकंड टेस्ट करवाया, उसके बाद भी ये आया कि रिपोर्ट नेगेटिव्स आ गई। तो वहाँ पर वुमेन ये कहती है उसकी वाइफ कि जो डीएनए है उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे सेक्शन के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक कंक्लूसिव प्रूफ है। और उन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स भी मेंशन करी, जो कि थी कांति देवी बीपी जेना वर्सेस ओडिशा का है ये। और इसके अंदर, इस केस के अंदर कोई डीएनए रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसके अंदर यही हेल्ड हुआ डीएनए कैन नॉट ओवरराइड द एक्सेस। यानी कि वुमेन ने यहाँ पर ये प्रूव करा कि हस्बैंड का प्रॉपर एक्सेस था, तो वहाँ पर डीएनए की प्रॉपर वैल्यू नहीं रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मानते हुए ये कहा कि वो एक बच्चा लेजिटिमेट है, उसके हस्बैंड का ही वो चाइल्ड है। तो गाइज यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सेक्शन 112 है ये बहुत ही डिटेलिंग में मैंने आपको बता दिया है, एक एक एस्पेक्ट इसका समझाया है आपको, एक एक टॉपिक इसका समझाने की पूरी कोशिश करी है। अब आपका एक काम है छोटा सा बिल्कुल, वो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना है, ताकि उन्हें भी इतनी डिटेल के अंदर ये जो मैं सेक्शन आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना डाटा आपके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, तो वो आपको हेल्पफुल रहे और मुझे भी एक सपोर्ट मिले। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको ये कंप्लीट वीडियो जो है ये समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।